हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पढ़नी है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। ये सीरीज़ हमको लिगेंड की स्ट्रेंथ या मैं कह दूँ लिगेंड की जो प्रबलता होती है उसके बारे में बताता है कि कौन सा लिगेंड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और जो लिगेंड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग उतनी ज़्यादा करवाता है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जो गैप होता है T2G और EG के बीच का उसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। ठीक है, तो देखो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में लिगेंड्स होते हैं और ये लिगेंड्स की प्रबलता के बेसिस पर इसको बता रखा है। ठीक है, सबसे वीक लिगेंड जो होता है वो बता रखा है तुम्हारी बुक में। जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है उसमें है फ्लोरीन, ब्रोमीन उससे स्ट्रॉन्ग है, फिर SCN माइनस, Cl माइनस, N3 माइनस, इन सब के नाम, डोनर एटम, सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सॉरी आयोडीन है यहाँ पे, फिर फ्लोरीन, OH माइनस, C2O4, इन सब के एब्रीविएशन नेम सब हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक्वा, NCS, EDTA, H माइनस, NH3। जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग उतनी ज़्यादा करवाएगा, मतलब कि एनर्जी गैप जो है वो T2 और EG के बीच का उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, CO कार्बोनिल, कोबाल्ट नहीं है कार्बोनिल है। तो ये सीरीज़ आपको ऐसी की ऐसी याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ढंग से समझना है इसको कि कब इनर ऑर्बिटल बनता है और कब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि अष्टफल के संकुल में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले धातु आयन डी इलेक्ट्रॉन का वितरण किस तरीके से होता है, तो ये चीज़ हमको देखनी है। देखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है, देखो जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो दो टाइप के होते हैं, या तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बाह्य चक्रण संकुल, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बाह्य चक्रण। बाह्य चक्रण का मीनिंग है sp3d2 बाहर वाले d अगर काम आ रहे हैं तो, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मतलब है अंतः चक्रण संकुल, मतलब कि जिसमें अंदर वाले d ऑर्बिटल काम आ रहे हैं, D2sp3 जब हाइब्रिडाइजेशन ये होता है। तो देखो ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, कि इलेक्ट्रॉन जो है उसको जब पेयरिंग करवाई जाती है, देखो दो टाइप की एनर्जी होती है। एक एनर्जी जो होती है वो तो होती है जैसे ये d ऑर्बिटल्स है, ये स्प्लिटिंग हुई, दो टाइप की एनर्जी होती है। फर्स्ट जो होती है वो तो होती है पेयरिंग एनर्जी, और सेकंड जो एनर्जी होती है वो होती है डेल नॉट, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ढंग से देखना है इसको। देखो पेयरिंग एनर्जी और डेल नॉट, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो देखो इस तरीके से भरे जाएंगे 1 2 3। अब चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, ये वापस यहीं आएगा 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन तो नीचे भरे जाएंगे लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। अब ऊपर जाएगा तो उसको ये डेल नॉट मतलब कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग उसको क्रॉस करनी पड़ेगी, तभी वो ऊपर जाएगा 4 5। और जब वो यहाँ वापस भरा जाएगा, कि माना कि जो डेल नॉट बहुत ज़्यादा है तो वो पेयर होगा 1 2 3 4। तो पेयर होने के लिए इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन और आएगा तो उसके बीच में रिपल्शन होगा, तो उसके लिए चाहिए होती है पेयरिंग एनर्जी।
तो ये तो चाहिए, ये एनर्जी होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये होती है पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। तो अब देखो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं डी ऑर्बिटल में, ये है मेन टॉपिक अपना, ठीक है। तो ये दो मेन एनर्जी जो है वो आपको पता होनी चाहिए थी। तो देखो होता क्या है, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हमने देखा जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड इतना ज़्यादा एनर्जी गैप क्रिएट कर देता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से जो एनर्जी गैप होता है बहुत ज़्यादा होता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर आता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर आता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है तो डेल नॉट बहुत ज़्यादा हो जाता है पेयरिंग एनर्जी से। डेल नॉट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है पेयरिंग एनर्जी, मतलब कि पेयरिंग एनर्जी कम है। और जब वीक लिगेंड अगर आता है, वीक लिगेंड अगर आता है तो जो डेल नॉट की वैल्यू है वो कम होती है पेयरिंग एनर्जी, मतलब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। अब देखो मेन बात ये है कि जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है तो डेल नॉट बढ़ जाएगा, तो सिंपल सी बात है हम पेयरिंग ही करवाएंगे, मतलब कि वापस इलेक्ट्रॉन यहीं भरवाएंगे, ठीक है। और जब वीक लिगेंड आता है तो पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है, डेल नॉट की वैल्यू कम होती है, मतलब ये गैप कम होता है तो हम ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन भरवा देंगे, ठीक है। अब देखो किस तरीके से डी इलेक्ट्रॉन्स में हम करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन भरवाते हैं, वो देखेंगे हम मेनली। तो देखो इलेक्ट्रॉन है D1, मतलब कि D में एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं मैक्सिमम डी ऑर्बिटल के अंदर। अब यह है कि जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर आता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर आता है तो क्या होगा, देखो T2G नीचे की तरफ होता है, EG ऊपर की तरफ होता है, तो T2G में एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, EG में 0। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है मतलब कि हमको पेयरिंग करवानी है, डेल जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है डेल नॉट की वैल्यू, तो हम पेयर करवाएंगे यहाँ पर। जब दो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो T2G 2 और EG में 0, तीन इलेक्ट्रॉन आएंगे तो T2G 3 और EG 0। लेकिन जब 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो T2G में ही चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा, नीचे ही चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा, EG में 0। 5 इलेक्ट्रॉन जब होंगे तो T2G 5, EG 0। 6 इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो T2G 6, T2G 6 मतलब कि नीचे हम 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं और हमने भर दिए, EG 0। फिर अगर 7 इलेक्ट्रॉन आया, 7वां इलेक्ट्रॉन, तो T2G में 6 ही भरे रहेंगे और EG में पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा 1, ठीक है। T2G 6, EG 2 हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन अगर हुए तो T2G 7 और EG 2, सॉरी T2G 6 और EG 3, और यहाँ हो जाएगा T2G 6 और EG 4। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं हमको। देखो मैं एक बार डायग्राम से आपको बताती हूँ किस तरीके से जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है तो हमको किस तरीके से भरना है, देखेंगे एक बार। T2G 1 यहाँ पे देखिए, T2G 1 EG 0, T2G 2 EG 0, T2G 3 EG 0, T2G 4 EG 0, T2G 5 EG 0, T2G 6 EG 0। फिर 7 इलेक्ट्रॉन है तो T2G तो 6 है ही, लेकिन EG 1, T2G 6 EG 2, T2G 6 EG 3, T2G 6 EG 4। ये कब हुआ, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब जब वीक लिगेंड है तो ऐसा नहीं होगा, वीक लिगेंड होगा तो डायरेक्टली ऐसे भरे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो इस तरीके से 1 2 3, T2G 1, T2G 2, T2G 3, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो किस तरीके से जब वीक लिगेंड आया,
वीक लिगेंड अगर आया तो देखो T2G और EG की बात करेंगे। वीक लिगेंड है मतलब कि जो डेल नॉट है वो कम है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा, मतलब पेयर्ड करने में हमको ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, हम ऊपर जंप कर जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा T2G 1 EG 0, T2G 2 EG 0, T2G 3 EG 0, T2G 3 EG 1। अब ऊपर चला गया इलेक्ट्रॉन, T2G 3 EG 2, 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं ऊपर, वापस नीचे आएगा T2G 4 EG 2, T2G 5 EG 2, T2G 6 EG 2, T2G 6 EG 3, T2G 6 EG 4। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है। आप खुद भर के देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखो, इसके अलावा तुम्हारे बुक में 2 फॉर्मूले और दे रखे हैं। वो फॉर्मूले क्या है देखेंगे। एन की वैल्यू, एन जो होता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कि जिन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं हुई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो न्यू जो होता है वो एक बोर मैग्नेट्रॉन होता है, मतलब कि चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। न्यू जो है वो है चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण। इसकी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला आता है न्यू इज इक्वल टू एन रूट में अंडर रूट n+2। एन जो होता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखो ये निकाल के हम किस तरीके से करेंगे। जैसे माना कि हमारे पास फॉर एग्जांपल है T2G 1 EG 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 है। तो n की वैल्यू आप यहाँ 1 रखेंगे, न्यू इज इक्वल टू n+2, ठीक है। तो n की वैल्यू 1 रख दूँ मैं, 1+2, ठीक है। तो अंडर रूट 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो √3 की जो वैल्यू आएगी वही न्यू की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से देखो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको पता होने चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस तरीके से निकालते हैं वो आपको मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोर मैग्नेट्रॉन निकाल सकते हैं, ठीक है।